Hello students, welcome to our new lecture based on the topic D and F block elements. तो चलते हैं D block elements के कंपाउंड्स पे और कंपाउंड्स में हमें सिर्फ दो ही कंपाउंड पढ़ने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमारा पहला कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, हेडिंग डाल देंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलिए देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन, तो उसी तरीके से पढ़ना है कंपाउंड्स को अपने को। इंट्रोडक्शन में पहला है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है K2Cr2O7। लैब में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे इस पे। तो ऑरेंज रेड कलर का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलर कैसा है? ऑरेंज रेड। सॉल्युबिलिटी लेस सॉल्युबल इन वाटर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये एडिशनल में डेटा दे रखा है, फैक्ट दे रखा है, आपको याद नहीं करने की कोई खास जरूरत है, बस आपको फिजिकल स्टेट, कलर और सॉल्युबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं K2Cr2O7 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इनमें K2Cr2O7 में आयनिक बॉन्ड है, तो K+ और Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन में ब्रेक हो गया। अब डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो CrO-Cr लिंकेज है और यहां पर आप देख सकते हैं 3 O लगे हैं इस तरह से और इधर भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा बना K2Cr2O7। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो CrO-Cr लिंकेज है, ये ऑक्सीजन, जैसे आप 2- देख रहे हो तो आप किसी भी एक O पे माइनस चार्ज दे सकते हो और बाकियों को डबल बॉन्ड से जोड़ भी सकते हो, डबल बॉन्ड लगा सकते हो। इसका मतलब, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसका मतलब सेम है, क्योंकि ये सभी आपस में क्या करेंगे? रेजोनेंस। तो ना कोई बॉन्ड सिंगल है और ना कोई बॉन्ड डबल है, तो ये सब आइडेंटिकल है और इंटरमीडिएट बॉन्ड है। ना कोई सिंगल बॉन्ड में जा रहा है ना कोई डबल बॉन्ड में जा रहा है, तो यहां सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर चलेगा। ओके, तो ये वाले Cr के साथ ये 3 ऑक्सीजन और इधर वाले Cr के साथ भी ये 3 ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे? रेजोनेंस। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कितने CrO बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर है 6 CrO बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि 6 CrO बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। CrO-Cr लिंकेज में जो बॉन्ड एंगल है 126 डिग्री है और आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ CrO-Cr यानी जो CrO नॉन रेजोनेटिंग में है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड है प्योर, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाकी के 6 CrO बॉन्ड, तो वो कैसे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जिस चीज को आप यहाँ देख भी सकते हैं 163 पिकोमीटर और यहाँ की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 179 पिकोमीटर। ओके, तो आपको डेटा नहीं रखना है और आपको ये पता होना चाहिए ये जो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला CrO बॉन्ड है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेटिंग वाला CrO बॉन्ड। अभी जब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो K2Cr2O7 ये तो डाइक्रोमेट हो गया और सिंगल Cr में क्रोमेट होता है, तो पोटेशियम क्रोमेट का भी स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, हाइब्रिडाइजेशन, वो और देख लीजिए। तो K2Cr2O7 में सेंट्रल एटम कौन है? Cr, और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? वो होता है D3S। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सिर्फ इसको टेट्राहेड्रल बताया गया है और टेट्राहेड्रल आने से आपके माइंड में आएगा sp3, जबकि ये गलत है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बल्कि D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D3S। अब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन है Cr और Cr का D3S, और इस D3S में कौन कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं? तो नॉन एक्सियल वाले dxy, yz और dzx, ये नॉन एक्सियल वाले d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली पोटेशियम क्रोमेट में भी Cr का हाइब्रिडाइजेशन D3S है और यहां पर भी dxy, yz और dzx पार्टिसिपेट करता है। ओके, dxy, yz एंड zx पार्टिसिपेट करता है। ये भी आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? D3S। ओके, ये पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का होता है।
गया हमारा इंट्रोडक्शन, और स्ट्रक्चर को भी हमने इंक्लूड कर लिया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ एक है, ओके, और उसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम क्रोमाइट और से सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, फिर हम सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, और फिर हम सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। तो ये 3 स्टेप में अपने को मिलेगा K2Cr2O7। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। तो देखिए आयरन क्रोमाइट ये होता है और क्रोमाइट ओर, तो ये FeCr2O4 इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आयरन क्रोमाइट। इसकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से करा दो या फिर आप NaOH से करा दो, आपको साथ में ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा। हीट करेंगे तो आपको सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। अब देखिए आप क्रोमेट कैसा था, येलो कलर का, तो सोडियम क्रोमेट, यहां पर भी वही क्रोमेट है तो येलो कलर का होगा, ये भी येलो कलर का होगा। तो क्रोमियम किसमें चला जाएगा? सोडियम क्रोमेट में। आयरन चला जाएगा Fe2O3 में। अगर आपने कार्बोनेट का सॉल्ट लिया है तो CO2 गैस रिलीज होगी, और अगर आपने हाइड्रोक्साइड लिया है तो वाटर रिलीज होगा। तो इस तरीके से CO2 कार्बोनेट में और वाटर हाइड्रोक्साइड में। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट O2 और आयरन क्रोमाइड इनको मिक्स किया जाता है और रेवर्बरेटरी फर्नेस में इसको हीट करते हैं, रोस्ट करते हैं। रेवर्बरेटरी फर्नेस, मेटलर्जी वाला रेवर्बरेटरी फर्नेस। चलिए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, जो ये हमने बनाया, इससे हम बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 से करा देंगे तो सोडियम सल्फेट, सोडियम डाइक्रोमेट और वाटर बन जाएगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार बैलेंस है या नहीं है तो बैलेंस कर लीजिएगा। तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया यहां से। दूसरे स्टेप में अपने को सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से करा देंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? K2Cr2O7। तो इस तरह से हमें मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और हम सब जानते हैं K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है बोल रहा हूं मैं, why potassium dichromate is more preferred than sodium dichromate although both are oxidizing agent। आप कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते होंगे K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट हम नहीं यूज करते। काम तो वही है, तो क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज सोडियम डाइक्रोमेट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में, तो मोर हाइग्रोस्कोपिक है, इस वजह से पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे नंबर 1 है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किस तरीके का? तो K2Cr2O7 को अगर आप हीट करेंगे तो डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्रोमेट मिल जाएगा, ओके, और साथ में मिलेगा Cr2O3। और अभी आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, तो Cr2O3 कैसा होता है? एम्फोटेरिक, CrO बेसिक और CrO3 एसिडिक। तो Cr2O3 मिलेगा, K2Cr4 मिलेगा और साथ में O2 से बैलेंस हो जाएगा। चलते हैं विद एल्कलीज। तो बेस के साथ अगर रिएक्शन करा दिया है तो K2Cr2O7 प्लस KOH मिलकर क्या बनाएगा? फिर से K2Cr4 प्लस वाटर। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट नहीं बल्कि क्रोमेट एग्जिस्ट करता है, और एसिडिक मीडियम में हमेशा डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है। अगर आपने क्लास 11th में ध्यान दिया हो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस में, तो हमेशा बोला जाता था एसिडिफाइड K2Cr2O7, कभी ऐसा नहीं बोला जाता था कि बेसिक K2Cr2O7, क्योंकि बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 होता ही नहीं है, क्योंकि K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है K2Cr4 में, यानी डाइक्रोमेट विल बी कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। तो जब कभी भी आपको बेसिक मीडियम मिलेगा तो ये क्रोमेट बन जाएगा, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट नहीं होता, क्या होता है? डाइक्रोमेट होता है, ओके। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं विद एसिड्स।
तो अगर मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिड से करा दूं तो क्या होने वाला है? तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब यहां पर देखिए H2SO4 दो तरह से अलग अलग लिए जा रहे हैं, एक में कोल्ड एंड कंसंट्रेट और एक में डाइल्यूट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है और इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अगर आपने कोल्ड एंड कंसंट्रेट ले रखा है तो CrO3 बनेगा, और अगर आपने डाइल्यूट ले रखा है तो जो रेडॉक्स में आप रिएक्शन पढ़ते थे वैसा बनेगा, यानी K चला जाएगा K2SO4 में, Cr चला जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस में, और बाकी वाटर से इसको बैलेंस करना है। लेकिन अगर आपने कोल्ड एंड कंसंट्रेट ले रखा है तो क्या क्या बनने वाला है देखेंगे। CrO3 ये कैसा होता है? एसिडिक। KHSO4 और वाटर, CrO3 KHSO4 और वाटर, ये रिएक्शन अभी फिर काम आएगी जब हम टेस्ट पढ़ रहे हैं। फिर डाइल्यूट लेंगे तो क्या होगा? तो K चला जाएगा K2SO4 में, Cr चला जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस, तो K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर मैं HCl से करूंगा तो K चला जाएगा KCl में, Cr चला जाएगा CrCl3 में, अभी भी Cl बचेंगे, तो वाटर और साथ में Cl2 बने। ओके, ये नोट कर लेंगे यहां तक की केमिकल प्रॉपर्टीज। और अब आ जाते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ है विद SO2। तो अगर मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन SO2 से कराता हूं तो बनेगा K2SO4, साथ में बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको आप बैलेंस कीजिए, तो K 2 ठीक है, Cr 2 है, यहां पर भी 2 है। अब यहां पर सल्फर देखिए कितना है, तो 3 और 1 4, तो अगर मैं 4SO2 ले लूं, ठीक है, तो अब आप देखिए पोटेशियम बैलेंस है, क्रोमियम भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, 3 और 1 4, तो रह गया ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं, तो 8 और 7 15 O तो इधर हो गए। अब इधर देख लेते हैं, तो 4 3 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16, 12 और 4 16 हो गया, और इधर कितना हो रहा है? 8 और 7 15, इधर 15 है और इधर 16 है, तो K2Cr2O7 साथ में SO2 लिया और K2SO4 बन रहा है, Cr2SO4 का होल थ्राइस बन रहा है, यहाँ पर H2SO4 भी लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ साथ में आपको वाटर लगा देना है। ओके, नोट करेंगे इसको। ओके, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, विद लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल्ड वाइज लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट के साथ देखते हैं क्या बनता है। ओके, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 4 से तो नहीं होगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको पूरा, बट प्रोडक्ट यही विद लेड नाइट्रेट। तो K2Cr2O7 प्लस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। चलिए बैलेंस करते हैं, तो इसका क्या होगा? ये लेड क्रोमेट बनाता है PbCrO4, ये आपको याद रखना है, PbCrO4 इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है, लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट होता है। ओके, PbCrO4। अब K का क्या होगा? तो K चला जाएगा KNO3 में, और साथ में H का क्या होगा? तो वो चला जाएगा HNO3 में, तो KNO3 और HNO3 बन जाएगा। ओके, KNO3 और साथ में इसको हटा देता हूं, HNO3 बन जाएगा, KNO3 और HNO3। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा, PB। ओके, Cr 1 है तो यहाँ 2 लगा लीजिए। ओके, अब इस हिसाब से यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो नाइट्रेट कितने हो गए? 4, 2K है तो 2KNO3 और 2HNO3। तो देखिए H बैलेंस हो गया, K बैलेंस हो गया, Cr बैलेंस हो गया, लेड भी बैलेंस हो गया, रह गया ऑक्सीजन। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 और 1 13 और 7 20, 8 6 14 और 6 20, तो ये बैलेंस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 6th नंबर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पर भी वही है, सिर्फ आपको कॉमन स्टेप समझना है। तो देखिए कॉमन स्टेप क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? ये डाइल्यूट ले रहे हैं,
तो अभी देखिए ये वाली रिएक्शन लिखी है, लेकिन यहाँ O2 ले रहे थे, बट जब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो हम O2 नहीं बल्कि नेसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे। तो K2Cr2O7 plus H2SO4 gives us K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। चलिए बैलेंस करते हैं। इस तरीके की रिएक्शन को रेडॉक्स में भी हमने सीखा था, Cr बैलेंस है, K बैलेंस है। ओके, अब जरा आप देखेंगे 7O है तो 7H2O से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और 7H2SO4 अगर आप यहां रखेंगे तो 7H2O यहां रखेंगे, तो 7H2O से ये बैलेंस हो रहा है ना। अब आप देखिए यहां पर कितना ऑक्सीजन और आ रहा है, तो हमने Cr बैलेंस कर लिया, K बैलेंस कर लिया। ओके, बल्कि 7 नहीं, वो किसी कंपाउंड के साथ होना चाहिए। अभी अपने को क्या करना है, कॉमन स्टेप बनाना है। तो कॉमन स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अलग अलग करके बैलेंस करना पड़ेगा। K2Cr2O7 K बैलेंस, Cr बैलेंस, S कितने हैं, तो S कितने हैं वो जरा गिन लेंगे, 3 और 1 4, तो 4 ले लीजिए। 4H2SO4 के हिसाब से 4 वाटर यहाँ हो गए, अब 4 वाटर अगर हो गए तो ये 7 ऑक्सीजन है, 4 तो यहाँ लग गए, तो बचे हुए 3 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा कॉमन स्टेप। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, सबको ऑक्सीडाइज करेगा, और वो वाला आपको आता है, वो क्या है, वो मैंने हर जगह आपको सिखा रखा है। फेरस सल्फेट जाएगा इसमें फेरिक सल्फेट में, यहां पर आपको H2SO4 अलग से लेना होगा। K4FeCl6 ये जाएगा ऑक्सीडाइज होगा K3FeCl6 में। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट NaNO3 में, Na3AsO3 Na3AsO4। तो इस तरीके से ये सब ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, नोट कर लेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये 6 प्रॉपर्टी ये हमारी कंप्लीट हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, और अब हम आ जाते हैं टेस्ट पे। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में अपने को करना क्या है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हम लोग K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा कंसंट्रेट और साथ में NaCl ये यूज करते हैं, और इसको लेने से अपने को मिल जाएगा क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुई, एक्चुअल में ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये 3 स्टेप कैसे हुए। तो इसका पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और ये कंसंट्रेट वाली रिएक्शन आप पहले ही लिख चुके हो केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये बनाता था KHSO4 अगर आपको याद हो, साथ में बनाता था CrO3 और वाटर, KHSO4 CrO3 और वाटर। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं, तो सेकंड स्टेप में NaCl और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे NaHSO4 और साथ में HCl। पहले तो आप ये दोनों स्टेप को बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मुझे 2KHSO4 का यूज करना है, तो 2K बैलेंस 2H बैलेंस, Cr तो यहां 2Cr यूज कर लेते हैं। अब SB बैलेंस, S बैलेंस है या नहीं होता देखिए, तो चलिए देखते हैं। तो K2Cr2O7 प्लस 2H2SO4, तो H2SO4 आपने यहां 2 लगा लिए, क्यों, क्योंकि यहां 2 सल्फर है, तो यहां पर भी 2 सल्फर बैलेंस हो गया। तो देखिए K बैलेंस, Cr बैलेंस, सल्फर बैलेंस, और ऑक्सीजन की बात करते हो हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 8 और 7 15 हो गया, तो यहां 8 6 14 और 1 50, तो बैलेंस है। दूसरी वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। थर्ड वाले स्टेप में आते हैं, तो थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो आप CrO3 लाए हैं प्लस साथ में जो HCl है, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएगा CrO2Cl2। ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स मिलेंगे, ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स मिलेंगे क्रोमिल क्लोराइड के, ऑरेंज रेड वेपर्स। ओके, क्रोमिल क्लोराइड, और साथ में क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2HCl लेना पड़ेगा, तो H2O निकल जाएगा, तो H2O और CrO2Cl2। अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो बैलेंस करोगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो
तो अगर आप ऐड करके लाओगे तो सबसे पहले क्या क्या कैंसिल होता जाएगा, तो वो आप देखते जाइए। जैसे KHSO4CrO3, अब CrO3 और CrO3 कैंसिल होगा तो नीचे वाले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो CrO3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले स्टेप में अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये HCl और HCl भी कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, ये 2HCl है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ वाले पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4HCl कैंसिल, 2CrO3 कैंसिल। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? और कुछ कॉमन दिख रहा है? वाटर, H2SO4 नहीं। चलिए ठीक है, अब लिखना चालू करते हैं। तो K2Cr2O7 प्लस साथ में 2H2SO4 ये और 4 ये, तो कितना हो गया? 6H2SO4। ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, 2 और 4, 6H2SO4। साथ में 4NaCl, ये भी ले लिया, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। CrO2Cl2 कितने मोल? 2 मोल। 2 मोल तो बन गया आपका CrO2Cl2। साथ में देखते हैं, और NaHSO4 कितना बना? 4 मोल NaHSO4। और क्या बना? 2 मोल बना KHSO4 2 मोल बना। और अब बचा वाटर, तो देखिए 2 मोल वाटर ये और 1 मोल वाटर ये, तो कितना हो गया साथ में? 3 मोल वाटर। तो ये हो गया बैलेंस, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और इसमें आप नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जो आप क्रोमिल क्लोराइड बनाते हो CrO2Cl2, अगर इसको NaOH सॉल्यूशन में पास कर दिया जाए तो ये बन जाएगा फिर से सोडियम ब्रोमेट Na2CrO4, जो कि येलो कलर का होता है, क्या आपको बताया भी था। तो Na2CrO4 साथ में Cl का क्या होगा? NaCl बनाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? वाटर बनाएगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो Cr1 Na1 है, और यहाँ पर Na, तो यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ 2 NaCl लगाइए और 4 NaOH लगाइए। तो देखिए Na बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, Cr बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन के हिसाब से 2 यहाँ लगा दीजिए, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक, तो नोट कर लेंगे। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा K2Cr2O7 कंपाउंड, और इसके यूजेस आप एनसीईआरटी से देख के लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले कंपाउंड पे और लास्ट कंपाउंड पे, जो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हेडिंग डाल देंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं फिर से वही, फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नीडल लाइक सॉलिड मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा सॉलिड? नीडल लाइक सॉलिड। कलर पर्पल, सॉल्युबिलिटी मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा पानी में। मैग्नेटिक बिहेवियर, KMnO4 इज डायमैग्नेटिक एंड K2MnO4 पैरामैग्नेटिक। तो चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। KMnO4 भी उसी तरीके से आयन पे टूटेगा, आयनिक बॉन्ड है K+MnO4-। MnO4- को अगर बनाऊं मैं, तो यहाँ पर फिर से वही MnO4 1- है, तो किसी भी एक ऑक्सीजन को 1- देके डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है, या फिर सब में ही सिंगल बॉन्ड दिखाया है मैंने यहाँ पर, बट इनमें से ना कोई सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। ये भी रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करेंगे तो ऑल बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर अपने से पूछा जा सकता है कि कितने MnO बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 4 MnO बॉन्ड participate in resonance। ये चारों बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखिएगा D3S ही होता है, और ये भी टेट्राहेड्रल होता है। ठीक इसी तरीके से आ जाते हैं K2MnO4 वाले में, तो ये टूटेगा K+MnO4- 2-, तो MnO4 2-, किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन को 1-1- दे देंगे, और बाकी में डबल बॉन्ड लगा देंगे, और वो रेजोनेंस भी शो करेंगे। तो यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S आएगा, और ये भी टेट्राहेड्रल है। अब KMnO4 कैसा होता है? पर्पल, ये तो आपने लिख ही रखा है। तो KMnO4 होता है पर्पल, और K2MnO4 कैसा होता है? ग्रीन, ये होता है ग्रीन। चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। यहां पर भी एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है? तो
तो सबसे पहले हम पायरोलुसाइड यानी MnO2 से क्या बनाएंगे, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, और फिर पोटेशियम मैग्नेट से जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट पे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड टू पोटेशियम मैग्नेट। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला MnO2 होता है। अब MnO2 की रिएक्शन फिर से आप या तो सॉल्ट ले लो K2CO3 कार्बोनेट सॉल्ट, या तो फिर हाइड्रोक्साइड ले लो और उसके साथ रिएक्शन कर लो। तो बिल्कुल K2Cr2O7 की तरह रिएक्शन है यहाँ पर कि MnO2 की रिएक्शन KOH के साथ कराया और O2 के साथ, तो क्या हो गया, K2MnO4 बन गया पोटेशियम मैग्नेट और साथ में वाटर। और अगर ये हाइड्रोक्साइड की जगह कार्बोनेट ले लेंगे तो साथ में बन जाएगा CO। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं पोटेशियम मैग्नेट को अपने को कन्वर्ट करना है पोटेशियम परमैंगनेट में। तो वो काम कैसे होगा, तो बहुत सारे मेथड। पहला तरीका K2MnO4 की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, रिएक्शन आप बैलेंस करना खुद, तो KCl बन जाएगा और KMnO4 बन जाएगा। दूसरा तरीका कि K2MnO4 की रिएक्शन ओजोन प्लस वाटर के साथ करा दो, तो KMnO4 बन जाएगा और KOH बन जाएगा और O2 बन जाएगा। तीसरा तरीका K2MnO4 की रिएक्शन CO2 से करा दो, तो K2CO3 बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा और KMnO4 बन जाएगा। चौथा तरीका कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दो पोटेशियम मैग्नेट के सॉल्यूशन की, तो पोटेशियम मैग्नेट का आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन में मैग्नेट आयन चला जाएगा, परमैंगनेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एट एनोड। तो कैथोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन में जो H+ आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन कहां पर होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, छोटा कंपाउंड ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हीटिंग इफेक्ट, जैसे अगर आपको याद हो कि K2Cr2O7 को हीट करते थे तो K2CrO4 आता था, ठीक उसी तरीके से KMnO4 को अगर आप हीट करेंगे तो K2MnO4 मिलेगा। तो KMnO4 को हीट करने पर क्या बनता है, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, साथ में MnO2 और O, बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन विद एल्कली। K2Cr2O7 में भी था, इसमें भी है। तो अगर एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेसिक मीडियम में KMnO4 नहीं बल्कि K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि KMnO4 के साथ ऐसा नहीं है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक में भी होता है और न्यूट्रल में भी होता है। आपको रेडॉक्स में मैंने पढ़ाया था बैन 153 KMnO4 का एन फैक्टर बता सकते हैं। तो KMnO4 का बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। ये ट्रिक भी है, शॉर्टकट भी है, जल्दी से याद रखने का। एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर मैंने KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 से कर रखी है जिसमें कि KMnO4 कंसंट्रेटेड लिया है, तो क्या बनेगा, K+ MnO3+ H3O+ और 3HFO4-। यहां पर चार्ज है लेकिन देखिए चार्ज बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रल राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूट्रल। ओके, अब आते हैं MnO3+ लिख लीजिएगा, ग्रीन कलर का होता है। अगर मैं KMnO4 को एक्सेस में ले लूं और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊंगा, तो अगर यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दूंगा तो Mn2O7 K2SO4 और वाटर बनेगा, और Mn2O7 हमारा कैसा होता है, एक्सप्लोसिव। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो जैसे आपने K2Cr2O7 समझा था, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, फेरस फेरिक सोडियम से नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट में, आर्सेनाइट आर्सेनेट में, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, बट कॉमन स्टेप चेंज होगा। तो कॉमन स्टेप क्या है वो देखिए, KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराइए, तो यहां पर KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ K2SO4 MnSO4 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां 2 K है तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए, K बैलेंस हो गया। Mn को बैलेंस करते हैं, यहां भी 2 लगा दीजिए, Mn भी बैलेंस हो गया। अब चलिए सल्फर को बैलेंस करते हैं, तो 2 सल्फर ये और 1 सल्फर ये, 3, तो यहां 3 लगा दीजिए। अब 3 सल्फर सल्फेट तो बैलेंस हो गया सीधा सीधा। अब 3H2O से बैलेंस कर दीजिए हाइड्रोजन को। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ये 8, तो 3H2O लगाया तो यहां 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉमन स्टेप। और सेकेंड स्टेप क्या रखेंगे, यही नेसेंट ऑक्सीजन सभी को ऑक्सीडाइज करेगा, किसको किसको, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, नाइट्राइट को नाइट्रेट, आर्सेनाइट को आर्सेनेट। तो वही कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो
तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा फिनिश होता है और अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। ओके, तो यहां तक आप नोट करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे और देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने को कुछ जनरल बातें सीखनी है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, आप सोचिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते थे ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बाहर वाली शेल बल्कि पेनेल्टीमेट शेल भी पार्टिसिपेट करती थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक इसी तरीके से इन द सेम वे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि नॉट ओनली द आउटर मोस्ट शेल बट आल्सो द पेनेल्टीमेट एज वेल एज प्री पेनेल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको पहले के टाइम पे रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत माइनर से परसेंटेज में पाए जाते हैं। बट आज की डेट में ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, क्योंकि इनका सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट परसेंटेज हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट में। ओके, तो एक तो नाम हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक नाम जो अर्लियर चलता था वो क्या था, रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये लिख लेंगे, अर्लियर दे वर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन आज की डेट में इनके सफिशिएंट परसेंटेज पाए जाते हैं। ओके, तो ये रेयर अर्थ मेटल्स अब नहीं बोलने चाहिए, बट पुराना नाम अभी भी कहीं कहीं पर पूछ लिया जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है रेयर अर्थ मेटल्स किसे कहा जाता था, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स बोलते थे। ओके, next point, in F block elements it consists of two series। कौन कौन सी? तो इसमें पहली है लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स किसको बोला जाता है, तो चलिए देखते हैं। लेंथेनाइड के आगे यानी कि सीरियम से, तो लेंथेनाइड का 57 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 58। तो सीरियम से लेकर और आगे एलयू तक, ल्यूटियम तक यानी कि 71 तक, ये 14 एलिमेंट्स हैं जिन्हें लेंथेनाइड्स बोला जाता है। लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं और लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथेनाइड इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनाइड लेंथेनॉइड्स में नहीं आता। सीरियम से लेके ल्यूटियम तक आप गिनेंगे तो 14 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको और इन्हीं को लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। ओके, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेबल अभी हम बना रहे हैं तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके लिए आपको अगर मैं बताऊं तो इनका पीरियड कौन सा आएगा, तो ये पीरियड नंबर इनका है 6 और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ग्रुप इनका 3 आएगा, 3 या फिर 3rd भी। ओके, और ब्लॉक इनका है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ग्रुप 3 इसलिए क्योंकि लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं, तो इसलिए इनको 3rd ग्रुप में ही रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, तो एक्टिनॉइड्स एसी के आगे यानी कि थोरियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। ओके, थोरियम से लेकर एलआर जिसका एटॉमिक नंबर लॉरेंशियम का 103 होता है। और ये भी कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं ये। इनमें पीरियड सिर्फ बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो पीरियड 7 हो जाएगा। ग्रुप अभी भी 3 या फिर 3rd भी। और ब्लॉक की अगर बात करूं तो ब्लॉक है एफ ब्लॉक एलिमेंट अभी भी। तो यहां तक आप नोट कर लेंगे। तो पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज चलती हैं, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। जो लेंथेनाइड 14 एलिमेंट है, कहां से कहां तक, सीरियम से लेकर ल्यूटियम तक, वो 14 एलिमेंट लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इनका पीरियड 6, ग्रुप
3 और log f होता है। ठीक इसी तरीके से 14 एलिमेंट जो कि एक्टेनाइड को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। ये थोरियम यानी कि 90 से लेकर लॉरेंशियम यानी कि 103 के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं द लैंथेनॉइड्स और द एक्टेनॉइड्स। तो आपको भी ऐसे ही टेबल बना लेनी है। तो देखिए एलिमेंट मैं लिख देता हूं। तो एलिमेंट अपने पास कौन कौन से हैं, तो मैं सीरियम से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, इसको मैंने याद भी कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। अब ये मेरा बहुत पुराना याद किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा। मैंने ऐसे याद रखा है, लैंथेनाइड के आगे तो ला से पर नड पम सम यू गट तब डी बाई ओ आर्टम यू। ओके, आपको नहीं याद रखना है तो कम से कम आप एटॉमिक नंबर के थ्रू तो ध्यान रखना। तो 58 एंड 71, तो ये 71 तक ये देख सकते हैं आप एलिमेंट है। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलिए मैं एक्टेनाइड सीरीज भी लिख देता हूं। तो वो स्टार्ट होगा थोरियम से अपना, तो ये है वो 14 एलिमेंट, एक बार काउंट कर लेते हैं। अब देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, पूरे लैंथेनॉइड्स, ये थोड़ा सा हमें गलत मिसकंसेप्शन है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरी रेडियो एक्टिव सीरीज है, ऐसा नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लैंथेनॉइड्स है इसमें सिर्फ प्रोमीथियम जो आप देख रहे हैं पीएम, सिर्फ ये रेडियो एक्टिव पीएम, इसको छोड़कर पूरे लैंथेनॉइड में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ओके, तो सिर्फ ये रेडियो एक्टिव। अब बात करते हैं एक्सेप्शन कहां पर है। तो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन को मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो एक्सेप्शन लैंथेनाइड सीरीज में अपने को सबसे पहले, फिर मिड में यानी जीडी 64, इसका बहुत बार कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा चुका है जेईई मेन में भी और नीट में भी, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट, तो ये 3 एक्सेप्शन है टोटल जो आपको प्रिंसिपल और n+n रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। सबसे पहले तो आप 2 2 फिल कर दीजिए सब में, सभी एटॉमिक नंबर के नीचे आपको 2 2 फिल कर देना है। ओके, तो 6s2। अब बात करते हैं, कहीं कहीं पर डी आएगा, कहीं कहीं पर नहीं आएगा। तो सीरियम में पहले, सीरियम से पहले अगर आप लैंथेनाइड देखते तो उसका था 6s2 5d1, 6s2 5d1। ओके, अगर इसकी बात करेंगे सीरियम की तो 6s2 5d1 4f1। ओके, ये डी यहां पर नहीं आना चाहिए था, डी में इलेक्ट्रॉन, बल्कि यहां आना चाहिए था। तो f क्या हो जाता, 2 हो जाता, बट यहां आ गया। तो अब यहां पर क्या आएगा, 0। और अगर ये F2 होता तो यहां क्या होता, बगल में 3। फिर अब यहां पर क्या होता, 0,4, फिर 0,5, फिर 0,6, फिर 0,7। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहीं से चेंज हुआ, तो यहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टेबल बनाएगा, हाफ फिल्ड की वजह से, सिमेट्रिकल की वजह से, नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज की वजह से। तो 1 7 8 नहीं आया, F8 नहीं होता, यहां 8 होना चाहिए था। तो अगले में क्या होता, अगर यहां 8 होता तो अगले में 9 होता। तो 0 9, 0 10, 0 11, 0 12, 0 13,
014। अब आप देखिए आपकी मजबूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसा लेके चल रहे हैं, तो अब यहाँ पर 015 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि F में तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो आपकी मजबूरी ही हो गई 1 और 14 लिखने। तो आपको सिर्फ 3 जगह एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं, वो कहां कहां पर, सीरियम Ce पे, फिर जीडी पे और फिर लास्ट वाले ल्यूटियम पे। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपको प्रिंसिपल और n+l रूल को फॉलो नहीं करते। इसको आप ऊपर ही लिख लीजिएगा, सीरियम, जीडी, गैडोलियम और एलियम लॉरेंशियम, जिनका एटॉमिक नंबर है 58, 64 एंड 71। They do not follow Aufbau principle और n+n। ओके, रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे डी ब्लॉक में। चलते हैं अब यहां पर, अगर आप एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहां पर भी पहले 2 फिल कर देंगे और एटॉमिक नंबर भी मैं लिख देता हूं। तो इसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 90 से, 90, 91, 92, यूरेनियम का तो पता ही होगा आपको 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, लॉरेंशियम 103। ओके, चलिए अब जानते हैं यहां पर खूब सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं। इवन यूरेनियम और उसके आगे वालों को तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। आप लिख लेंगे द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92, यानी कि यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन कहां पे मिलने वाले हैं अपने को। तो एक्सेप्शन अपने को थोरियम पे मिलेगा। ओके, ये यहां पर भी मिलेगा। नेपच्यूनियम तक तो आपको मिलेंगे एक्सेप्शन, नेपच्यूनियम तक। फिर इसके बाद जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मिड में एक्सेप्शन था, वो बन ही गया था, तो वैसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट। तो पूरे एफ ब्लॉक की सीरीज में ऊपर वाली सीरीज में 3 एक्सेप्शन है और नीचे वाली सीरीज में आप देख सकते हैं 4 और 2 6 एक्सेप्शंस है, जो कि n+l रूल को फॉलो नहीं करते। तो अगर मैं एक्टिनाइड की बात करूं तो 7h2 6d1 होता है, 7h2 6d1। ओके, यहां s में सबके 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए और फिर जल्दी से आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो 7h2 कर दिया। एक्टिनाइड का 6d1 था और इस वाले का 6d2 होता है, यहां कुछ होता ही नहीं। तो फिर इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इसका जो आयन बनाएंगे उसमें आप F का इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। जब आप M+3 बनाएंगे थोरियम का तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा और वो F में दिखाया गया है, F में। ओके, तो D2 हो गया, F0 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो यहां पर D1 होगा और F2 होगा। यहां पर होना तो 3 चाहिए था, लेकिन वहां 1 और 2 हो गया। ओके, फिर अब चलते हैं आगे। यहां 1 और 3 होगा, यहां 1 और 4 होगा। अब होना चाहिए था यहां पर 0 और यहां 5। तो अगर 5 होता तो अगले में क्या होता, 6। तो 0 6 0 7 और यहां आ जाएगा 1 7। देख लीजिए आप, वही आ रहा है 1 7। फिर यहां 8 होना चाहिए था, तो यहां 0 9, यहां 0 10, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14। तो मजबूरी हो गई 114। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अपने पास एक्सेप्शंस आ गए। तो एक्सेप्शंस में थोरियम, Pa, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ओके, इतने। और फिर Cm और लास्ट में लॉरेंशियम, इतने एक्सेप्शंस। तो थोरियम, Pa, U, नेपच्यूनियम, Cm, Li।
इतने इंसर्शन 90, 91, 92, 93, 96 एंड 103। इतने एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रिंसिपल और n प्लस n रूल को फॉलो नहीं करते। इस पर और इस पर कई बार पूछा गया है, तो आप n प्लस l रूल बच्चे लगा के देखते हैं कि n प्लस l के हिसाब से अरेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब n प्लस n को फॉलो ही नहीं करता तो उसके बेसिस पे मत करना। तो आप इन एलिमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है रीजन कि लेक्सीरियम में ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ की रीजनिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा बस, यहाँ पर भी समझ में आ गया। ये पहला वाला समझा देता हूँ। एक्चुअल में सीरियम के केस में क्या होता है कि सीरियम में Ce+3 से ज्यादा स्टेबल Ce+4 होता है। Ce+3 से ज्यादा स्टेबल Ce+4 होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से निकाल लूंगा। सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन 5d में ना होकर यहां होता ऐसा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां भरे होते 4f में, तो 4f न्यूक्लियस से पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाते? नहीं निकल पाते, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। जबकि C+4 तक बना था और +4 ज्यादा स्टेबल भी है, तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि अगर D में एक रख दिया जाएगा और F में एक रख दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ निकल पाएगा। अगर ये दोनों इसमें आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो C+4 बनाता है इसलिए, ओके। और यहाँ F 0 होने पर भी F ब्लॉक एलिमेंट है। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि आयन के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म का देखेंगे तो वहां पर F ऑर्बिटल में जरूर इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए इसको F ब्लॉक में ही रहने दिया गया। ओके, नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये था F ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जरा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात और कर लेते हैं। अब आप जरा एनसीईआरटी वाली बुक भी जरा ओपन कर लीजिए और उसमें एक टेबल बना होगा, हेडिंग डालेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो देखिए एक्चुअल में है क्या, अगर मैं सीरियम से ल्यूटियम की तरफ चलूं तो मुझे एटॉमिक रेडियस क्या होती दिखेगी। तो सीरियम से अगर ल्यूटियम, ये देखिए एक पहली चीज तो ये सीरियम से ल्यूटियम ऐसे है, ऐसे नहीं है, जो शेल नहीं बढ़ रही है, शेल तो वही है। तो आगे जाने पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई मुझे डिक्रीज मिलेगी सीरियम ल्यूटियम। और दूसरी बात कि Ce+3 से Lu+3 की अगर मैं बात करूं, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो ये सभी +3 के फॉर्म में शो होते हैं। इनके अलावा भी एलिमेंट्स कुछ अलग-अलग फॉर्म शो करते हैं, लेकिन +3 इज द मोस्ट कॉमन। तो Ce+3 से Lu+3 तक अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं तो वो भी मुझे डिक्रीज मिलेगा। और इसमें एनसीईआरटी में ऐसा चार्ट भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी लाइन पे सभी +3 आयन को रखा गया है, M+3 इसी पे रखे गए हैं सभी। तो ये Ce से स्टार्ट होकर और Lu3+ पे खत्म किया गया है, आप देख सकते हैं उसमें। ओके, तो अब बात करते हैं हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। एटॉमिक रेडियाई की बात तो कर ली, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इतना आप पढ़ लीजिए और बाकी एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये सब मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनमें से मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। तो चाहे मैं लैंथेनाइड की बात करूं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ओके, लैंथेनाइड्स में। और इसमें मैंने आपको ये बात बता दी सीरियम के लिए, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। Ce+3 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? Ce+4, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसा है। अब बात
करते हैं एक्टिनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो भी +3 ही होती है, सिर्फ थोरियम +3 नहीं शो करता, थोरियम +3 शो ही नहीं करता। तो अब बात कर लेते हैं हम एक्टिनॉइड्स, तो इसमें भी आप लिख लेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन state is +3 except थोरियम। अगर आप टेबल में देखेंगे तो थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा ही नहीं, सीधा +4 देता है। ओके, और दूसरा नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +7, तो ये एक पॉइंट और भी लिख लेंगे इनएक्टिनॉइड्स। ओके, तो बस इतना ही आपको जानना है। एक लेथेराइट का कॉमन जनरल चार्ट बना हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, वो आप जरूर एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, उसको मैं नहीं बना रहा हूं यहां पर, वो एनसीईआरटी में बना है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट फिनिश हुआ। अब आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर कराएंगे। ओके, और एनसीईआरटी पहले नोट्स को और एनसीईआरटी को थॉरली रिवाइज करेंगे लाइन बाय लाइन, फिर आपको एक्सरसाइज करानी है। तो आज का अपना ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।